हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूपीसीएसजे की ऑफिशियल आंसर की जो है वो आ चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए, अपना देख लीजिए क्या स्कोर बन रहा है। एंड इफ़ यू थिंक कि आप क्वालिफाई कर लेंगे तो प्रिपेयर कर लीजिए मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस के लिए हम यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपकी फीस नहीं लगेगी इसमें। चलिए, अब करने वाले थे सेक्शन 45। ठीक है, तो सेक्शन 45 का हमने कुछ पोर्शन तो कर लिया था जो कि हमने बेयर एक्ट से किया था। अब हम जो कर रहे हैं इसके अलावा जो है कौन कौन से टेस्ट जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक्सपर्ट विटनेस कैसा होता है, एक ऑर्डिनरी विटनेस से क्या डिस्टिंग्विश है, वो सब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी विटनेस में और एक एक्सपर्ट विटनेस में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक ऑर्डिनरी विटनेस तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एक एक्सपर्ट विटनेस वो होगा जिसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, उसने किसी चीज़ में अपना टाइम डिवोट किया है, स्पेशल नॉलेज ली है, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉलेज गेन करी है उसने, उसमें रिसर्च करी है। इस तरीके से हम ओपिनियन जो है एक्सपर्ट को बोलते हैं कि हाँ भाई इन सब चीज़ों के बारे में अगर उसको नॉलेज है, जानकारी है, तो वो एक एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट विटनेस जो होगा उसका जो कोई भी ओपिनियन होगा वो खाली एक चीज़ को देख के नहीं होगा, मीन्स कि इट वॉन्ट बी कन्फाइंड टू एक्चुअली वट टुक प्लेस, नॉट कन्फाइंड टू वट एक्चुअली टुक प्लेस। ठीक है भाई, उसने क्या हुआ है इससे कन्फाइज नहीं होगा, वो और चीज़ों को देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रिसर्च है, वो ओपिनियन अपने फैक्ट्स के ऊपर देगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा किसी चीज़ में, किसी की डेथ अगर हुई है तो किस सर्कमस्टांसेस में अगर हुई है, क्या रीजंस रहे होंगे उसके पीछे, उस चीज़ को लेकर होगा। ठीक है, एक तो पहला डिफरेंस आपका ये हो जाता है कि मेडिकल जो है, एक मान लीजिए कोई मैन है, उसको कोई चोट लगी, तो वो अपने जो ओपिनियन देगा किस बेसिस पे देगा कि हाँ भाई इसको चोट लगी है, इस चीज़ से ये इंजर्ड हुआ है, यहाँ पे इसको लगी है, ठीक है, ये चीज़ इसकी डैमेज हुई है। इस तरीके से वो जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी ओपिनियन देगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन सम रिसर्च। ठीक है ना, जो उसने करा होगा उसकी भी चीज़ होगी। तो ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा आपका हो जाएगा पॉइंट कि जो एक एक्सपर्ट है जो भी अपना ओपिनियन दे रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स, मतलब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ ग्राउंड्स होंगे उस पर जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी जो है ओपिनियन फ्रेम करी होगी। ठीक है ना। अब ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन जो है वो भी हमारे रिलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन 51 में। ठीक है ना, कि भाई किन ग्राउंड्स पे जो है, वैसे वो रिलेवेंट नहीं है, बट ओपिनियन जिस ग्राउंड पे फ्रेम किया गया है एक एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो वहाँ रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो किस ग्राउंड्स पे हुआ है वो ये चीज़ बताएगा। ठीक है, जो हमने बोला भी 51 में एडमिसिबल हो जाएगा। उसके अलावा जो है ओपिनियंस जो हैं वो इंक्वायर किए जाते हैं किसी की भी थ्रू, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन भी उसका होता है। ऐसा ही नहीं कि उसने जो कह दिया वही मान लिया जाएगा, क्यों, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसका कि भाई उसकी बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब देखिए जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा, एक अगर एक पार्टी करेगी, प्रोसिक्यूशन करेगा, डिफेंस भी करेगा, तो प्रोसिक्यूशन तो ये चाहेगा कि भाई उनका जो केस है वो उनके फेवर में जाए, डिफेंस कहेगा कि उनके फेवर में, तो बोथ विल ऑफ देम विल बी गिविंग द ओपिनियन बेस्ड एविडेंस इन द कोर्ट। तो उस हिसाब से ये कोर्ट का काम है एनालाइज करना कि कितनी उसमें रिलायबिलिटी है, कितना कितना रिलायबल है, कितना क्रेडिबल है आपका जो एक्सपर्ट है जो दे रहा है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका कि हाँ भाई जो ओपिनियन वो ग्राउंड दे सकता है, जबकि कोई ऑर्डिनरी विटनेस है वो अपनी तरफ से जो भी है फैक्ट्स को, मतलब जो उसने देखा होगा या सुना होगा उसके अकॉर्डिंग वो देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कि जो एक्सपर्ट के एविडेंस होते हैं ना, वो उनको कोर्ट में उनको अपने आप की जो ओपिनियन है उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करता है, सपोर्ट करने के लिए कुछ टेक्स्ट बुक भी प्रेजेंट कर सकता है कि भाई उन्होंने इस चीज़ से रेफ़र किया है। जैसे टेक्स्ट बुक क्यों दिए, एक्रेडिटेड अथॉरिटी की, मतलब कि भाई किसी अथॉरिटी ने कोई चीज़ बनाई है इस बेसिस पे, उससे वो रेफरेंस ले सकता है, यहाँ पे इस पे है, अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए उन्हें यूज़ कर सकता है। सेकेंडली वो उसको एविडेंस के तौर पे शो कर सकता है कोर्ट में कि हाँ भाई मैंने जो अपना ओपिनियन फ्रेम किया है वो इस बेसिस पे किया है, दिस इज़ द टेक्स्ट बुक
जो कि जो है क्रेडिबल एक अथॉरिटी है जो उन्होंने रिलीज़ करी है, तो मैंने उसमें से देख के या मैंने उसको पढ़ के उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन फ्रेम किया है, ठीक है ना। तो ही कैन डू दैट। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है कि जो आप एक कोई भी फैक्ट स्टेट कर रहा है, कोई ओपिनियन, जो भी वो ओपिनियन स्टेट कर रहा है, कोई फैक्ट स्टेट कर रहा है, तो वो उसे जो पहले अदर केसेस है, कुछ और भी केसेस होंगे, तो उनसे वो सिमिलैरिटी के लिए उन केसेस को भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना, कि हाँ भाई इस केस में ऐसा होता, सिमिलर है इस केस में, और वो अपने ओपिनियन को उससे सपोर्ट कर सकता है ना, कि भाई सपोर्ट कर सकता है अदर केसेस में जिसमें सिमिलैरिटी हो, दोज आर बियरिंग सिमिलैरिटी, तो उनको भी बोल सकते हैं जी इस केस में भी ऐसा हुआ था, ये ओपिनियन फ्रेम हुआ था और इस बेसिस पे था, तो वो उनको शो कर सकता है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट होंगे तो भी दे सकता है, सेम होंगे तो भी दे सकता है, कि भाई जो है इसमें एक आ गया था ये इनकंसिस्टेंट है इस चीज़ से जो मैं कह रहा हूँ, तो कोर्ट का डिसाइड करने का काम है कि भाई कैसे उस चीज़ को क्या है सपोर्ट करती है या उसको डिनाई कर देती है, ठीक है ना। इट्स कोर्ट्स ओपिनियन, उनको अपनी एनालिसिस करनी है एंड अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन देना है। नाउ अब यहाँ पे एक पार्ट तो हमारा हो गया ये फिनिश, कि हमने डिसाइड देख लिया कि भाई डिफरेंस क्या होता है एक ऑर्डिनरी विटनेस में, एक एक्सपर्ट विटनेस में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट रिपोर्ट जो देता है, ऑब्वियसली जो कुछ रिपोर्ट तो बनाएगा ना, खाली ऐसे तो बोल नहीं देगा, कुछ रिपोर्ट होगी, कुछ राइटिंग्स होंगी उसकी जो उसने कोर्ट में प्रेजेंट करी होंगी, उनको क्या कहेंगे, वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट, है ना। बट व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज एक्सपर्ट रिपोर्ट, is it a public or is it a private report? See, it's not a public document, ठीक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि ईडी अथॉरिटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, और सीआईडी वगैरह होती हैं, क्राइम की जो ब्रांचेस होती हैं, ये सब जो कंडक्ट करते हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी चीज़ जो होती है, कई चीज़ इसके लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो दैट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है ना। तो वो उनकी प्राइवेट रिपोर्ट होती है, वो जो उनको दिखा देते हैं, पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। ये चीज़ कही गई थी आपके केस में, इट्स नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज इन वासुदेव नारायण सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये कही गई थी, 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सी देखिए, जो भी मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो केस लॉज मैं आपको बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स दे आर द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो आप उनको प्लीज़ पढ़ लीजिए, टाइम मिले तो वो मैं बहुत छोटे छोटे से लेके आती हूँ कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप रात को बैठे हैं, ठीक है, आप अपने अपनी पढ़ाई खत्म कर लीजिए, जो भी आपका डेली का एजेंडा था वो कंप्लीट करके जस्ट पिकअप एनी ऑफ द केसेज, एनी ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, और उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आप पूरी जजमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बेसिकली उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो करी हैं, जो जजमेंट के ग्राउंड्स हैं, वो रीजंस हैं, उनको एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर मेन्स ऑल्सो, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक, मैंने आपको केस का नाम बता दिया, प्लीज़ इसे रेफर कर लीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं जो है कॉरबोरेशन ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस। अब क्या एक्सपर्ट एविडेंस जो आपका है, ठीक है, क्या एक्सपर्ट एविडेंस जो है आपका एक्सपर्ट एविडेंस जो है वो क्या आपका सोल बेसिस बन सकता है कन्विक्शन के लिए, या आप इसे दूसरे वर्ड्स में कहें, क्या ये सब्सटैंटिव एविडेंस है? तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है, कि आपको क्या लगता है, खाली एक्सपर्ट के ओपिनियन पे, किसी ओपिनियन पे हम किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हैं? तो बेसिकली इट इज़ नो। जो भी एक एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन फ्रेम किया है, जो भी उसने अपनी राइटिंग करी है, जो भी उसने अपना ओपिनियन एक राइटिंग के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, दैट इज़ द वीकेस्ट एंड लीस्ट रिलायबल एविडेंस, ठीक है ना। हम उसके बेसिस पे खाली ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई
जो है हमने किसी को कन्विक्ट कर दिया उसके बेस पे, कन्विक्शन उसके ओपिनियन पे बेस नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस। क्या हो सकते हैं भाई? किसी ने उसको इंड्यूस किया हो, किसी ने उसे थ्रेट किया हो, ठीक है, वो चीज़ का काम है। बहुत स्क्रूटनी और रिलायबल और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कोर्ट को ये देखना होगा कि उस पर रिलाई किया जा सकता है, जस्ट टू मेक इट एडमिसिबल, ठीक है, रेलेवेंट है, ठीक है, एडमिसिबल होंगी नहीं होंगी ये कोर्ट का काम है कि भाई हम इसको एडमिट करें या ना करें, ठीक है। सो बेसिकली कोर्ट्स कैन रिफ्यूज़ कि उनको एक्सपर्ट एविडेंस पे नहीं रिलाई करना है और उनको और किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से क्या है, कॉरोबरेट करना है। कॉरोबरेशन इज नेसेसरी, ठीक है, कि हाँ भाई बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एपेक्स कोर्ट ने ये रूल आउट किया है कि हाँ भाई इट्स हाईली अनसेफ टू जस्ट कन्विक्ट अ पर्सन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है ना, इट्स अनसेफ टू कन्विक्ट अ पर्सन ऑन सोल टेस्टिमनी, ठीक है ना। तो खाली उसके टेस्टिमनी देने से अगर कोई हो गया तो फिर तो हो लिया काम, फिर तो जज की ज़रूरत ही क्या है ना, हर किसी से ओपिनियन लेके हम तो कर देंगे किसी को भी, तो दैट्स नॉट द थिंग, दैट इज़ टू द क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट को डिसाइड करना है कि उस पर रिलाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। हो गया क्लियर? सी कुछ ना समझ में आया तो जस्ट गिव मी अ कमेंट, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपका क्या नाम है, एक्सपर्ट का जो एक ओपिनियन है वो किस तरीके के नेचर का होगा, दैट वुड बी एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है ना, उस पर रिलाई करना है या नहीं करना वो कोर्ट का काम है। इट्स नॉट कि हाँ भाई जो है वो बाउंड है उनके ओपिनियन से, कोर्ट नॉट बाउंड बाय द या ओपिनियन, ठीक है ना, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। कोर्ट को अपने खुद कंक्लूजन पे आना होगा ये देखने के लिए कि हाँ भाई उसने जो एविडेंस दिए हैं, जो उसने प्रोड्यूस किया है, उसमें कितनी रिलायबिलिटी है, जो उसने एड्यूस करे हैं, ठीक है, वो कंसिडर करेगा दोनों साइड को और फिर अपने उसको डिपोज करेगा कि हाँ भाई उस पर रिलाई करना है या नहीं, ठीक है। दिस इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब यहाँ तक हमारा बेसिकली ओपिनियन एविडेंस को लेके, एक्सपर्ट के ओपिनियन को लेके एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे सेवरल टेस्ट जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जो टेस्ट हो जाते हैं, और क्या एक जो आपका एक्सपर्ट एविडेंस है और एक आई विटनेस है, उनको लेकर किसको रिलाई किया जाएगा, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए जो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले प्रेफरेंस की बात करते हैं कि भाई प्रेफरेंस की जब बात आएगी, प्रेफरेंस ऑफ ओक्यूलर टेस्टिमनी और मेडिकल एविडेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट आस्क यू कि हाँ भाई आपको क्या लगता है, ओक्यूलर टेस्टिमनी समझते हैं आप लोग? इट्स बेसिकली आई विटनेस, ठीक है ना। ये यहाँ पे ओक्यूलर का मतलब, ओक्यूलर मीन्स आई से रिलेटेड है, यू मस्ट हैव रेड इन योर फिजिक्स ऑल्सो जब आप स्कूल में थे, तो इट्स रियली ओक्यूलर मीन्स आई मीन्स आई विटनेस, जो आई विटनेस ने कोई टेस्टिमनी दी है ये उसकी बात हो रही है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे आप? तो देखिए इसमें दो केसेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन केसेस के मैं नाम लिख रही हूँ, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं डिस्कस भी कर रही हूँ जो भी इसमें होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आता है केस का नाम, इट्स स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हुक्म सिंह। प्लीज़ राइटिंग पे मत दिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ी इशू होते ही हैं, अदरवाइज माई राइटिंग इज गुड। चलिए एनीवेज, सेकेंड केस का नाम है आपका सुनील कुंदू, कैसे कैसे नाम है ना इनके। चलिए स्टेट ऑफ झारखंड का केस है ये, ठीक है। अब इस केस में ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हेल्ड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आई कि जब आपके पास देखो कोर्ट के पास एक आई विटनेस भी होंगे, कुछ एक्सपर्ट के ओपिनियन भी लिए होंगे, तो जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है
मेडिकल एविडेंस कुछ कह रहा है और ऑक्यूलर टेस्टिमनी कुछ कह रही है, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, नेचुरली जो है ऑक्यूलर टेस्टिमनी विल प्रिवेल। ठीक है ना, हम खाली एक्सपर्ट के ओपिनियन पे नहीं जाएंगे, जो एक आई विटनेस ने देखा है हम बेसिकली उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, नाउ द रूल इज दैट कि ऑक्यूलर एविडेंस जो है वो उसको प्रेसिडेंस मिलेगी किस पे, मेडिकल एविडेंस पे। बट कंप्लीटली जो है, अगर मान लीजिए आप मेडिकल एविडेंस कुछ और कह रहा है और जो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है वो कुछ और कह रहा है, अब मान लीजिए क्या होता है, देखो वैसे तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट वही मैंने आपको कहा, इट्स कोर्ट टू डिसाइड कि अब मान लीजिए कोई कई जगह किसी चीज़ इंजरी हुई, किसी भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे इसको इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि मान लीजिए कि जो आपका ओक्यूलर एविडेंस है, मैं ओ ही लिख रही हूँ इसे, वो कंप्लीटली क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब अपोजिट जा रहा है, इनकंसिस्टेंट विद द मेडिकल एविडेंस। जैसे इसमें क्या था, फॉर एग्जांपल कि एक केस में आई विटनेस था, उसने एलिज किया कि हाँ भाई जो इंजरीज हैं वो फायर से हुई हैं। ठीक है, उसको आग लगने की वजह से उसको जो इंजरीज है इन्फ्लिक्ट हुई हैं। बट जो क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, एक्सपर्ट मेडिकल एविडेंस है, बेसिकली एक्सपर्ट ओपिनियन का मेडिकल एविडेंस कहेंगे उसको, मेडिकल एविडेंस में ऐसी कोई भी इंजरी अगर शो नहीं हुई, नो सच इंजरीज, अगर मेडिकल एविडेंस ये कहता है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हाँ भाई कोई भी इंजरीज इन्फ्लिक्ट नहीं हुई, तो कोर्ट को इसमें क्या है, कैन रिलाई, इट कैन गो फॉर द मेडिकल रिपोर्ट कि भाई इसमें जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है, इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट जो है आपका, उसने मेडिकल ऑफिसर जो है उसने रिपोर्ट बनाई है, दैट वुड प्रिवेल। तो ये कहा गया है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ये बोल दिया तो आई विटनेस ने जो कह दिया वही सही है, उसको कॉरोबरेशन चाहिए। अगर बिल्कुल ही किसी ने कुछ कहा, ठीक है ना, तो और वो बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा है, तो कोर्ट कैन गो फॉर द अदर साइड। ठीक है ना, एडवर्स इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो एडवर्स तरीके से वो गो ऑन कर सकता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 केसेस के नाम बता दिए हैं, वो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। नाउ अब ये तो हो गया आई विटनेस और आपका मेडिकल एविडेंस में। अब कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि अगर कोई ऐसा केस है, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है आपका, कॉन्फ्लिक्ट है आपका किस चीज़ में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेडिकल एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। ठीक है ना, ओरल एविडेंस तो आप समझते ही हैं, तो वो अब मेडिकल एविडेंस और ओरल एविडेंस की जब बात होती है, तो इसमें फिर से 2 केसेस है जो इंपॉर्टेंट है। सी इस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में ना देयर आर मेनी केसेस, तो आप सब में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट गाइडेंस वैसे मैं बता दूंगी, आप उनको पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगी बेसिकली वो क्रक्स हो जाएंगे कि हाँ भाई इस केस में ये चीज़ कही गई थी। ठीक है, अब इसमें पहला केस आता है आपका यमुना दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, ये आपका 2007 का हाई कोर्ट का केस है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट केस है राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो आई थिंक सब बच्चों को ही पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन है किसी मेडिकल एविडेंस को और ओरल एविडेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल एविडेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ पर्सन, ठीक है, ही वाज अ विक्टिम, या मतलब आप कह लीजिए कि एक डिसीज्ड है, बेसिकली अब मर चुका है वो, उस पर जो इंजरीज इन्फ्लिक्ट हुई है ना, उनको कहा गया था ही वॉज शॉट इन द राइट चेस्ट। इस केस में कहा था कि उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है एंड फ्रंट से गोली चलाई गई है। ठीक है, द शॉट जो है वो ट्रैवल करके नीचे चला गया, जो बुलेट थी उसमें वो नीचे चला गया एंड इट गॉट एट द बैक। तो उसमें क्या हो कि डॉक्टर ने डिपोज किया कि जो डिसीज्ड है, मेडिकल एविडेंस में ये दिखाया गया, ये शो किया है कि हाँ भाई जो इसको गोली लगी है ना, ये काफ़ी हाइट से लगी है,
सामने की तरफ से लगी है, जबकि जो आई विटनेस है वो ये डिपोज कर रहा था कि नहीं, जिसने देखा है कि डिसीज्ड वाज रनिंग एंड उसको पीछे से गोली मार दी एक्यूज्ड ने, ठीक है, शॉट फ्रॉम बैक, इसने ये बोला। अब इस केस में ठीक है, मेडिकल एविडेंस जो है उसको मोर रिलायबल माना गया, जबकि आई विटनेस जो था वहाँ पे जो अपनी दे रहा था अपनी टेस्टिमनी, उसको रिजेक्ट कर दी गया, ठीक है ना, उसको प्राइमेसी नहीं मिली। सो इट वाज कि जो आपका एक्सपर्ट जो मेडिकल ओपिनियन है, बेसिकली मेडिकल एविडेंस जो था प्रिवेल्ड, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि अगर मेडिकल एविडेंस रूल आउट कर देता है स्पेसिफिकली कि भाई इंजरी जो है जो क्लेम की जा रही है और जो एक ओरल टेस्टिमनी में बंदा कह रहा है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, तो फिर कोर्ट को अपना एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रा करने का पूरा हक है। कोर्ट चाहे तो उस चीज़ को डिनाई करके कह सकती है, मान सकती है कि हाँ भाई जो आई विटनेस ने देखा मे बी दैट इज़ रॉन्ग एंड द मेडिकल ओपिनियन विच इज़ गिवन बाय द मेडिकल ऑफिसर दैट विल प्रिवेल, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेडिकल और ओरल का, ठीक है। ये मैंने उन केसेस के नाम बताए बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों में जो चीज़ें हुई, ठीक। नाउ अब आते हैं एविडेंसेस पे, मतलब कौन कौन से टेस्ट जो हैं आपके होने हैं, किस चीज़ में होने हैं। अब मेडिकल ओपिनियन जो है, बेसिकली मेडिकल ओपिनियन ही लिया जाता है। देखो, किसी लॉ के लिए रिगार्डिंग लेना है, किसी आर्ट के रिगार्डिंग लेना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोर्ट लेता है इफ़ ही फील्स लाइक, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे कि बहुत फेमस हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट, आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, पीप टेस्ट, ये सब हैं। अब जब ये हैं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट से, ये आपका ना उसमें आ जाता है, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट किससे रिलेटेड है। तो इन केस एनी टाइम इट कम्स, इट इज़ रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ अ पर्सन, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, इसमें बोन्स को एनालाइज किया जाता है, बोन्स से किसी जो इंसान की जो है एक एज का पता लगाया जाता है कि हाँ भाई जो इसकी एज है इतनी होगी, बट टू बी वेरी क्लियर कि ये कोई एग्जैक्ट एज नहीं बताता है आपकी, बेसिकली दो साल तक के ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई थी। नाउ अब जो ये कही गई, ठीक है, ये होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। इसके लिए जैसे आपको अब कोर्ट के सामने आ गया भाई, जैसे डिसीज़ होता है, आपने बहुत बार सीआईडी वगैरह, क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा हो कि भाई वो एक एनालाइज करते हैं, खाली देख के बताने से नहीं, ये टेस्ट का होना ज़रूरी है कि इस टेस्ट ये हुआ है, एक मेडिकल एक्सपर्ट ने इसको किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज टेलिंग कि हाँ इस पर्सन की एज इतनी है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बिना ओपिनियन एविडेंस का कोई इतना नहीं माना जाएगा। फिर सेकेंडली दे कैन गो फॉर द बर्थ रजिस्टर जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की कब हुआ है उस पर रिलाई किया जाएगा, ठीक है ना, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मेनली इट इज़ ऑफ द डिटरमाइनिंग ऑफ द एज, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ कम सेकेंड योर डॉग ट्रैकिंग एविडेंस, डॉग ट्रैकिंग एविडेंस। अब डॉग ट्रैकिंग एविडेंस से आप लोग क्या समझते हैं। अब बहुत बार देखा होगा आपने मूवीज़ में भी, किसी सीरीज़ में भी देखा होगा कि भाई डॉग ट्रैकर्स को यूज़ किया जाता है टू बेसिकली एनालाइज कि हाँ भाई क्या हुआ था, टू गेट सर्टेन ट्रेस ऑफ समथिंग्स, ठीक है, दैट हकर्ड एट द क्राइम सीन। तो लेके जाया जाता है डॉग, कुछ यू नो दे स्मेल इट एंड दे टेक आउट द थिंग्स, वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं ही साउंड हियर करने में। तो ये वाला जो डॉग ट्रैकिंग एविडेंस है, इसके ऊपर आपका केस है अब्दुल रज़ाक मुस्तज़ा द फादर, प्लीज़ नाम आप एक बार वो कर लीजिएगा, वैसे सही होगा। ये महाराष्ट्र का केस है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया था, इट्स 1970 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब कह रहे कि जो डॉग ट्रैकर के एविडेंस है उनको स्कॉटलैंड और कनाडा में तो जो है ना वो एडमिट किया जाता है, लेकिन यूएसए में इस पर कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज और डिसीजंस आते रहते हैं। बेसिकली ये इंग्लैंड में तो एडमिसिबल है,
नाउ इन क्रिमिनल ट्रायल्स क्या होता है, ये प्रोसिक्यूशन के द्वारा यूज़ किया जाता है, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। और इसके लिए ना कुछ सर्टेन सेफगार्ड्स हैं जो कि हमारे कोर्ट ने कहे थे कि भाई ऐसे ही नहीं ले सकते, यू हैव टू बॉर्न इन माइंड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स टू गो फॉर द डॉग ट्रैकिंग। ठीक है, अब इसमें एक और केस है, ये तो कहा था इस केस में कि हाँ भाई कुछ सेफगार्ड्स आपको लेने हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक केस है, नाम लिख लीजिए, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। द केस नेम इज आर वर्सेस मॉन्टगोमेरी केस। ये केस है जिसमें 3 ऑब्जेक्शन उठाए गए थे विच आर यूजुअली एडवांस्ड कि आप इनको एविडेंस में लें या ना लें। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि एक उस पर रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीजंस क्या थे कि भाई आपको पता है। ठीक है, अब पहला रीज़न तो ये था कि जो डॉग ट्रैकर है, ठीक है, डॉग ट्रैकर विटनेस, अब डॉग है, यू कैन नॉट ब्रिंग द डॉग इनटू द विटनेस बॉक्स ना। अब आप एक डॉग को लाके तो उससे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं ना, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मतलब बेसिकली वो विटनेस बॉक्स में तो आ ही नहीं सकता ना, विटनेस बॉक्स में नहीं आ सकता, ओथ परफॉर्म नहीं कर सकता, सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। तो इस केस में कि जब हम तीनों चीज़ों को नहीं कर सकते तो डॉग को एक चाहिए ह्यूमन कंपेनियन जो कि इंटरप्रेट करके बता पाए कि बेसिकली जो डॉग हैंडलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उनको डॉग्स को हैंडल करते हैं, वो बताते हैं कि भाई बेसिकली उनको क्या मिला। तो देयर वाज अ थिंग कि हाँ भाई हम एज एन इसके एक हियर से एविडेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि डॉग्स खुद तो बोल नहीं सकते ना। तो dog handler will be interpreting the things what he received from the dog tracker's evidence and then he'll give his conclusion कि हाँ भाई वो इस चीज़ पे पहुँचा, वो रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। नाउ दिस इज द रीज़न कि एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आता है कि दिस इज अ हियरसे एविडेंस। सेकंड आपका आता है कि अब क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को आप, किसी भी ह्यूमन लाइफ को आप, उसकी लिबर्टी को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं इस चीज़ पे। ये मतलब कि डॉग ट्रैकर एविडेंस पे तो बेस नहीं हो सकता ना कि डॉग ने जो चीज़ बता दी, हैंडलर ने कोई चीज़ बता दी तो उसके ऊपर बेसिस पे आप कन्विक्शन कर दें, तो दैट इज़ राइट अगेंस्ट टू द रूल ऑफ आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ये चीज़ था कि क्या था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, है ना, ह्यूमन बीइंग की लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप उसको उस चीज़ पे बेसिस नहीं कर सकते। थर्ड ही पॉइंट कहा गया था इस केस में कि जो एक डॉग ट्रैकर का एविडेंस जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो एडमिसिबल है। ठीक है, दैट इज़ नॉट थिंग यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है, कि अगर ये एडमिसिबल भी हैं तो दे आर गिविंग अ वेरी ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन दी ज्यूरी, मतलब उनके दिमाग में बहुत इम्पैक्ट डालता है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है, तो और चीज़ों से कॉरोबरेट करना तो वैसे भी नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो इट वुड बी लाइक टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी एंड रिलायबिलिटी को पास करना पड़ेगा इस चीज़ को एडमिसिबल करने के लिए कि हाँ भाई जो डॉग ट्रैकर्स ने एविडेंस दिए हैं वो क्या हैं, आर रिलायबल। ठीक है ना, आया समझ में कि डॉग ट्रैकर के एविडेंस के मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि राइट टू लाइफ और उसको इन्फ्रिंज करता है, इसके बेसिस पे आप सोल कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं, ये एक तरीके से हियर से एविडेंस है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी और कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देयर मस्ट बी अ रिलायबल एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एग्जैक्ट मैनर इन विच द ट्रैकिंग वॉज डन, मतलब कि एक रिलायबल एंड कंप्लीट जो है रिकॉर्ड होना चाहिए इस चीज़ का एग्जैक्ट मैनर में इन विच द ट्रैकिंग वॉज डन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहा कि जो है ना इस चीज़ को करने के लिए एक पंचनामा इश्यू करना चाहिए। पंचनामा इश्यू मतलब पंचनामा प्रोड्यूस करना पड़ेगा
डॉग हैंडलर को पंचनामा क्या होता है आप जानते हैं? इट्स लाइक एन ऑब्जर्वेशन का कोई रिकॉर्ड है जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन कुछ किया, आपने उसका रिकॉर्ड बना के आपने प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो उसको वो सपोर्ट करने के लिए आपको पंचनामा डालना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि नो डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कि ये ना हो कि डॉग हैंडलर ने जो आपको पंचनामा दिया है, जो उसने रिपोर्ट बनाई है, उसमें कुछ और हो, ठीक है, और पंचनामा में कुछ और हो। मतलब जो आप कह रहे हो, ठीक है, कोर्ट के सामने, और जो पंचनामा में है दैट शुड बी नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। इसी तरीके से जो है, अब जो डॉग हैंडलर जो दे रहा है एविडेंस, डॉग हैंडलर जो एविडेंस दे रहा है, तो उसमें क्या है, डॉग हैंडलर जो एविडेंस दे रहा है, हैंडल करने के लिए कोई तो चाहिए ना, खुद तो करेगा नहीं डॉग, तो उसको इंडिपेंडेंटली ना क्रॉस एग्जामिनेशन का टेस्ट पास करना होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपका। नाउ इसमें एक ये है कि हाँ, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई थी कि जो डॉग आप जिन पे रिलायबल कर रहे हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी होनी ज़रूरी है। यू नो कुछ डॉग्स होते हैं जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब दे आर लाइक स्पेसिफिकली स्मार्ट इन दिस डिटेक्शन। तो उनको क्या किया जाता है, तो दे मतलब उनकी अचीवमेंट्स बहुत हाई होती हैं, रिलायबल होते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी होती है, पास्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने क्या, तो इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो आप कोर्ट के सामने एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हैंडलर ने जो डॉग को ट्रेनिंग दी है वो बहुत नेसेसरी है कि भाई कितना रिलायबल है, कितना, उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए कि हाँ भाई इस डॉग ने जो है इतनी अचीवमेंट्स ले रखी हैं, ये पहले भी इतना कर चुका है। कुछ ब्रीड्स होती है डॉग की जो बहुत हाईली क्वालिफाइड, आई मीन हाईली इंटेलिजेंट होती है, क्वालिफाइड तो नहीं, इंटेलिजेंट होती हैं बहुत, उनका ब्रेन शार्प होता है, तो स्पेसिफिकली उनको हंटिंग के लिए और डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपने उनका यूज़ किया है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है। अगर उन कैटेगरीज को बिलोंग करता है एंड कोर्ट को पता है, बताया गया है कि हाँ भाई उसको स्पेशली ट्रेन कर रखा है इस पर्पज़ के लिए, तो देन दैट विल बी एडमिसिबल होगा फिर, ठीक है ना, कि भाई उसमें बहुत हाई कैलिबर है इसलिए उसे एडमिसिबल करने का बनता है। तो ये सब चीज़ें कोर्ट देखेगा, ये आपका इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट कम्स योर केस, नेम इज अशोक गावड़े वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ये केस है आपका 1995 का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब इसमें भी यही कहा था कि आप डॉग ट्रैकर एविडेंस को खाली इस तरीके से लिंक नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो है उनको बताएंगे उनका केमिकल रिएक्शन क्या है, ब्लड टेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइंटिफिक नॉलेज होना उस चीज़ के लिए, तभी वो एडमिसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें इस बात में कही गई थी, ठीक है ना, कि डॉग टेस्टिमनी जो है वो डॉग जो हैंडलर उसको कर रहा है, कोर्ट को उसको इंस्पायर कर, मतलब उसको कोर्ट का कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करना पड़ेगा कि जो वो बात कही है वो बहुत जेन्युइन है, वो बहुत वैलिड है, उसने बहुत सारी जो डॉग है उसने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। कोर्ट को बहुत स्क्रूटनी रखते हुए देखना पड़ेगा कि हाँ भाई वो जो एविडेंस दिए जा रहे हैं डॉग हैंडलर के द्वारा वो एडमिसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें है कि डेट इज़ मतलब वो कॉरोबरेटिव होंगी, उनको कॉरोबरेट करना पड़ेगा जो भी आपका डॉग ट्रैकिंग एविडेंस है। ये चीज़ कही गई थी आपके अशोक गावड़े के केस में, ठीक है ना। तो प्रोसिक्यूशन को है अपने सपोर्ट करने के लिए केस को ऐसी जो है डॉग ट्रैकिंग एविडेंस जो दे रहा है तो दैट वुड बी रिलायबल, क्रेडिबल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, ये चीज़ कही गई थी इस केस में, ठीक है। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आई मस्ट से कि अब हाँ, जो बेसिकली नार्को एनालिसिस जिनकी हम बात कर रहे थे, अब उनकी बात करते हैं। तो नार्को एनालिसिस जो आपकी बात करता है, सबसे पहले तो 3 टेस्ट हैं। एक है आपका नार्को एनालिसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका मेंस में और आया भी हुआ है कई बार, पॉलीग्राफ टेस्ट, और है आपका एक ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग को यहाँ पे बोलते हैं ब्रेन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ये कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल। अब आपने ना ये बहुत जगह देखा होगा, मतलब बहुत जगह तो क्या, बेसिकली आपने ये देखा होगा जो आपका
सीरीज़ वगैरह मूवीज़ में देखा होगा कि भाई नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि एक तरीके से जो सोडियम पेथोलॉल है, ये इसका नाम है सोडियम पेंथल, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ना। इस ड्रग को ना इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि जो वो एक्यूज़ है जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और वो आपको वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उससे इसके लिए पर्पज़ के लिए कि हाँ भाई वो जो झूठ बोल रहा है वो सच बोले, उस चीज़ के लिए ये किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। दो, इट्स नॉट कि यहाँ एडमिसिबल नहीं है, ये वॉलंटरी होना ज़रूरी है। किसी को ज़बरदस्ती फोर्सेबली कर रहे हैं तो वो वैसे भी एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ में ना एक क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई एनएलपी बुक कन्फर्मेटरी है नेचर में एंड आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल केसेस। इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करिए दिस स्टेटमेंट को इन व्यू ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द एपिक्स कोड इन सेल्वी एंड अदर्स। अब इस पर इंपॉर्टेंट केस तो सेल्वी एंड अदर्स ही है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं कि भाई इसको कोई कहता है इसको एडमिसिबल करना चाहिए, कोई कहता है इसको एडमिसिबल नहीं करना चाहिए, उस तरीके से कई आते हैं सामने। एंड सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ये चीज़ हेल्ड की गई। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर दिस। ये आपको पूरा पढ़ना है, इस केस को तो आप पढ़िए, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ के एंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंग भी बहुत है। आपका क्या व्यू है ये भी मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए कि हाँ भाई आप ये टेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब इसमें 3 जज बेंच बैठी थी और इस बेंच में ना कुछ कहा गया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एक्सटेंसिव सब्जेक्ट जो है लेट डाउन करे केस में हमारे ट्रायल के दौरान जो बेंच ने वो कहा कि सबसे पहले कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल को फोर्सिबली आप नहीं कह सकते हैं सब्जेक्टेड टू सच टेस्ट, एनी सच टेस्ट, ठीक है ना भाई। ऐसी कोई भी साइंटिफिक टेक्निक को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट फोर्सिबली। नार्को एनालिसिस हो, पॉलीग्राफ हो गया। बीप में क्या होता है ना, बीप में आपके एक मशीन सी लगाते हैं जो आपके नर्व्स की उसको रिकॉर्ड करता है कि हाँ भाई नर्व्स कैसे जा रही है, वेव्स को बेसिकली वो करता है, वो आपका बीप टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसमें आपकी सिग्नल्स को जो वेव जा रही है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट मीन्स लाइट डिटेक्टर टेस्ट आपका, कि भाई लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो देते हैं उसके बाद आप सच बोलते हैं। नार्को एनालिसिस में भी ऐसे इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी इमेजिनेशन जो है ना उसको थोड़ा रोक दें, मतलब आप खुद से इमेजिन करके जो आप होशो आवाज़ में खुद से इमेजिन करके बता रहे हैं वो ना बता पाएँ और जो सच है वही आपके सामने है, ठीक है, इसलिए किया जाता है। नाउ पहली बात तो ये कि किसी को भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते उस ट्रायल के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, ठीक है। नहीं तो ये किसी की क्या होगा, इंट्रूजन होगा किसको, पर्सनल लिबर्टी को। भाई किसी को ज़बरदस्ती करोगे तो पर्सनल लिबर्टी को तो इन्फ्रिंज करेगा ना, ये बात कही गई। दूसरी ये बात कही कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में आपको दे रखी हैं और किस तरीके से करनी है वो आपको बता रखा है। सीआरपीसी में सेक्शन 53A एक्यूज्ड का मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है टेस्ट कराना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। 53A में रेप वाला है, 54 में आपका एक अरेस्टेड पर्सन है बाय मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है। ये चीज़ें रखी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। तीसरी ये बात कही गई कि जो आप अब रिलायंस प्लेस कर रहे हैं किसी भी रिजल्ट पे जो कि आपने एक साइंटिफिक टेक्निक से गैदर किया है जो भी इन तीनों में, तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करता है, कम्स इनटू क्वेश्चन टू कॉन्फ्लिक्ट कि हाँ भाई वो कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, आपका राइट टू फेयर ट्रायल, सबको अधिकार है राइट टू फेयर ट्रायल का, तो ये एक तरीके से फेयर ट्रायल के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। ये चीज़ कही गई। फोर्थ ये चीज़ कही गई इसमें कि जो स्टेटमेंट आपने किसी भी थ्रेट से, किसी भी कॉशन से, किसी भी कॉशन नहीं है कॉर्जन है, कॉर्जन से, इंड्यूसमेंट से अगर आपने कोई भी ऐसा कन्फेशन लिया है तो वो इनवॉलेंटरी है,
ठीक है ना, वो इनवॉलेंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा और इसलिए इनएडमिसिबल हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो पर्सन को कंपेल करके अगर आप कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं कस्टडी में होने के बाद, तो उस पर रिलाई करना टेस्टिमनी पे विल इन्फ्रिंज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। मतलब आप उसको ही उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते, उसको इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये उसको इन्फ्रिंज करता है अगर आप इनवॉलेंट्री करवा रहे हैं तो, ठीक है। फिफ्थ का कहना है, पॉइंट जो था इनका कहने का वो था कि अगर आप इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन का टेक्निक यूज़ करके आप उनके टेस्ट करा रहे हैं और वो टेस्टिमनी वो जो दे रहे हैं कंपल्शन में आके दे रहे हैं, तो भी ये आपको आर्टिकल 23 को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब इसकी शील्ड जो ये आपको प्रोटेक्शन दे रखी है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक। नाउ 6th पॉइंट इसमें कहा गया कि अब ये डीके बासु वाले केस में कहा गया था कि भाई आप ऐसे करवाएंगे, कोई भी बीप टेस्ट है आपका, नार्को एनालिसिस है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, तो ये क्रूअल है, दे आर इनह्यूमन और किसी की एक ट्रीटमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट हैं, इन्फ्रिंज करते हैं जो आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी हुई है, ठीक है, उसमें भी अलग जाते हैं। ये था आपका बेसिकली नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ पे और इन पे। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। वैसे इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, कि क्या गाइडलाइन जारी करी गई थी कोर्ट के द्वारा रिगार्डिंग दिस साइंटिफिक टेस्ट, ठीक है ना। तो गाइडलाइंस क्या थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो गाइडलाइंस थी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया कि तो वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन साइंटिफिक टेस्ट का बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि जो भी आप साइंटिफिक ये नो लाई डिटेक्टर टेस्ट, क्यों लाइन डिटेक्ट करने के लिए होते हैं ना ये सारे, तो नो लाई डिटेक्टर टेस्ट should be administered with consent of the accused। मतलब एक्यूज्ड का जिसको आप करवा रहे हैं ये साइंटिफिक टेस्ट, बीप टेस्ट, डाई डिटेक्टर टेस्ट, उसमें उसको कंसेंट होना ज़रूरी है, ऐसे ही आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। और सबसे पहले ये एक राइट है एक एक्यूज्ड के पास कि भाई वो उसको अवेल करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो चाहे तो डिनाई कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो उसका राइट है। सेकेंडली इसमें जो बात कही गई कंसेंट के साथ साथ कि अगर एक एक्यूज्ड खुद वॉलेंटरी कहता है कि हाँ भाई मैं इसको अवेल करना चाहता हूँ, तो उसको एक लॉयर का एक्सेस होना ज़रूरी है, ठीक है, जो उसको बता सके कि भाई क्या फिज़िकल, क्या इमोशनल और क्या लीगल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इस चीज़ के, जो तुम ये खुद को वॉलेंट्री अगर ये टेस्ट दे रहा है तो, ठीक है। पुलिस का भी ये काम है उसको बताना, लॉयर का भी ये काम है कि वही उनको इन्फॉर्म करे इस चीज़ के बारे में रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस साइंटिफिक टेस्ट, ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट बेसिकली जो है। नाउ 3rd पॉइंट कहा गया जो कंसेंट है वो शुड बी रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो है वो उस एक्यूज्ड का कंसेंट रिकॉर्ड करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है। 4th में कहा गया ये पॉइंट है कि जो एक हियरिंग के दौरान जो मैजिस्ट्रेट जो है एग्री कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट जो पर्सन जो एलिज कर रहा है कि हाँ भाई उसको एक ड्यूली रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर, मतलब एक्यूज को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए लॉयर के द्वारा, ठीक है। 5th पॉइंट ये कहा गया कि जो क्वेश्चन है जिस हियरिंग के टाइम पे जो भी एक स्टेटमेंट दे रहा है एक्यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजेक्शन या पर्टिकुलर ड्रग जो टेस्ट हो रहा है, उस दौरान उसने कोई स्टेटमेंट दी है, दैट वोंट बी अ कन्फेशनल नेचर, नॉट कन्फेशनल नेचर, वो कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, नॉट कन्फेशन नेचर, वो इस तरीके से मानी जाएगी, उसको स्टेटस मिलेगा एज इट इज़ द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस को जो
एक तरीके से स्टेटमेंट दी जा रही है, वो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इट वोंट बी कन्फेशन, ठीक है। नाउ 6th पॉइंट जो था, इट टॉक्स अबाउट योर डिटेंशन ड्यूरिंग द लेंथ एंड, हाँ भाई उसकी नेचर ऑफ इंटेरोगेशन क्या होनी है, डिटेंशन कितनी होनी है, इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि भाई वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 7th पॉइंट था कि जो टेस्ट है, एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो होनी है टेस्ट की, लाई डिटेक्टर टेस्ट की, वो किसके द्वारा की जाएगी, किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा की जाएगी, जैसे कि सच एज हॉस्पिटल्स। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल तो कराएगा, शुड बी इन कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ लॉयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो किया गया है वो प्रेजेंस ऑफ लॉयर के उसमें होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कर देना है, ठीक है, ये बात कही गई। 8th पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट इसमें कहा गया कि अ फुल मेडिकल एंड फैक्चुअल नरेशन ऑफ द मैनर ऑफ द इन्फो रिसीव्ड मस्ट बी टेकन ऑन रिपोर्ट, ठीक है ना। तो मैनर, जिस तरीके से मैनर ऑफ इन्फो रिसीव्ड, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करी गई है, क्या उससे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, क्या उसने आंसर दिया, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। हवा में बातें नहीं करनी है, लिखना है प्रॉपर तरीके से कि क्या क्वेश्चन आपने पुटअप किए, क्या उसने आंसर दिया, ठीक है। उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, फैक्चुअल नरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गाइडलाइन जारी करी गई थी कोर्ट ने इस केस में, सैलरी वाले में, कि हाँ भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप साइंटिफिक टेस्ट कर रहे हैं, दैट टू व्हेन द एक्यूज्ड इज पर्सनली, बेसिकली पर्सनली क्या, इनवॉलेंटरी जो है वो खुद ये टेस्ट कराने को तैयार है, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल। हाँ, इसमें एक टेस्ट रह गया ना, हाँ एक टेस्ट रह गया, मैंने आपको ऑसिफिकेशन टेस्ट बता दिया ना, आपको पॉलीग्राफ वगैरह भी बता दिया। एक आपका रह गया इसमें है आपका हाँ, एक है डीएनए टेस्ट, ठीक है। अब डीएनए टेस्ट से क्या मतलब, अब डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको मिलना चाहिए, डीऑक्सीरिबो, ओफो मेरी राइटिंग, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है ये, बेसिकली डीएनए जो है, इस केस का नाम भी लिख लीजिए इसमें, नूर मोहम्मद वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस है, दिल्ली का 2007 का, एलसीटी दिल्ली का। तो इसमें कहा था कि बेसिकली एक प्रिंट होता है, एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी लाइफ में, और वर्चुअली ये पाया जाता है हर एक सेल में, ठीक है। तो कोई भी 2 इंडिविजुअल है, उनका डीएनए सेम नहीं हो सकता, यू नो डैट वेरी वेल, हर किसी का डीएनए अपना अलग होता है, एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ट्विंस बॉर्न होते हैं, ठीक है ना। ट्विंस का जो डीएनए है ना, वो सिमिलर मिल सकता है, बट नॉट एग्जैक्ट सेम, ठीक है ना, वो सिमिलर मिल सकता है आपको। और ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि भाई बंदा कौन है, उसका डीएनए जांच होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी उसमें भी, तो डीएनए जांच की जाती है कि हाँ भाई आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन पर्सन है, क्योंकि 2 लोगों का मैच नहीं करता, तो इससे आपकी डिस्टिंग्विश हो जाती है, आपके एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई जो है इनोसेंट जो है वो बच्चा है, और जो एक्यूज है वो पता चल जाए कौन है, उसको कन्विक्शन के लिए हेल्प करता है एक्यूज के, आगे भी यही किया होगा, इसलिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक और केस है इसमें, रघुवीर देसाई वर्सेस स्टेट 2007 का केस है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है पैटर्निटी का। अब किसी के फादर ऑफ द चाइल्ड के बारे में आपको पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे, इसमें फिर आपकी आती है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना। ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है जो कि यूज़फुल होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ये जो इस बच्चे के जो बाप है, इस बच्चे का जो बाप है, जो फादर है, वो कौन है। तो इसके लिए कोर्ट इस पे जा सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए कि बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करा है कि हाँ भाई इसका डीएनए इससे मैच कर रहा है, तो जो है फादर ऑफ द चाइल्ड वो होंगे, इस चीज़ के लिए भी ये हेल्प करता है। तो आपके अब सारे टेस्ट क्लियर हो गए हैं। सेक्शन 45 देखो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से सारा करा दिया, ठीक है। नाउ
पॉइंट इज़, अब आप इसको एक बार प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, अपने खुद के थोड़े बहुत नोट्स या की पॉइंट्स जो है उनको बनाइएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 45A, ठीक है। एंड आप चाहें तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।